नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का मानना है कि पाकिस्तान के अंदर कोई बहरान नहीं है, मायूसी ना फैलाई जाए। दूसरी तरफ एहतजाज बिलों पर जारी है। कल ताजरान कराची के इस हड़ताल से एहतजाज को इंडोर्स करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में क्या होता रहा, आइए देखते हैं। निगरान वज़ीर आज़म काकड़ कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं है, प्लानिंग के तहत बेयकीनी और मायूसी फैलाई जा रही है। आइंदा 48 घंटों में बिजली बिलों में रिलीफ का ऐलान करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, इंटरबैंक में डॉलर 305 रुपए 55 पैसे और ओपन मार्केट में 326 पर पहुंच गया। हुकूमत बेबस। वापडा और वजारत आबी वसाइल मुफ्त बिजली नहीं छोड़ना चाहती। बिजली बिलों पर एहतजाज जारी है। ताजिर कल मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल करेंगे। जस्टिस बंदयाल मुनीब और एजाज ने पंजाब में गुजरी हुई 14 मई 2023 के इंतखाब की तारीख तब्दील करने से इनकार कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब फौरन इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करना चाहते हैं। एहतजाज और बस एहतजाज। फिलहाल तो पाकिस्तान में यही मंजरनामा बनता हुआ नजर आता है, अगरचे निगरान वज़ीर-ए-आज़म इससे खुश नहीं है। हमारे पास मौजूद हैं इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए तारिक यूसुफ साहब, जो सदर हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उनका बहुत शुक्रिया। कल कराची में जो पाकिस्तान की GDP का 34% कंट्रीब्यूट करता है और टैक्स में वो 64% कंट्रीब्यूट करता है, हड़ताल होगी। अब्दुल हई दस्ती साहब, साबिक मुशीर ज़राअत पंजाब, रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पंजाब में इन्होंने काफ़ी काम किया है और उनकी जमात आइंदा इंतखाबात में अपना लोहा मनवाना चाहती है। लेकिन जो माहौल इस वक्त बन रहा है उसके अंदर तो पहले एहतजाजों के ऊपर हमने बात करनी है। दस्ती साहब, आपका शुक्रिया। और इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, साबिक वज़ीर तवानाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उनका भी बहुत शुक्रिया। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे मलक बोस्तान साहब से। उनसे पूछेंगे कि उन्होंने बहुत सी बातें हमें बताई थी पिछले प्रोग्राम्स में कि डॉलर हम इतने इकट्ठे कर लेंगे, तो क्या हो रहा है डॉलर के बारे में। मलिक साहब जो है चेयरमैन है करेंसी एक्सचेंज एसोसिएशन, ये प्रोग्राम का बहरहाल एक अलहदा हिस्सा है। स्टार्टिंग में जो तारिक साहब, कल कराची में क्या होगा जी, बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो बात है ना कि एक एहतजाजी कैफियत पैदा हो रही है, आई थिंक ये एक डिलेड अनसर्टेनिटी की वजह से हो रहा है। हम गुज़िश्ता नवंबर से ना हर मुख्तलिफ़ किस्म के दबाव में रहे हैं। आपको याद होगा नवंबर में 7,000 कंटेनर रुक गए थे। उसके बाद फिर डॉलर की शॉर्टेज की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हमने स्टेट बैंक के साथ भी बड़ा फ़ाइट किया। बहुत मामलात हमने उनसे बेशुमार मीटिंग की, उनके पास भी गए, वो भी हमारे पास आए और फिर हमने ये मामला थोड़ा थोड़ा ईज़ आउट किया और एक दबाव जो है वो माशी सरगर्मियों पर आ गया। दिस स्टार्टेड फ्रॉम नवंबर, जब से डॉलर की शॉर्टेज हुई है। उसके बाद इसके जो रिजल्टेंट्स आए उसमें फिर डॉलर की शॉर्टेज की वजह से उसके दाम बतदरीज बढ़ते चले गए, जो आज 303 रुपये, जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में बताया 303 रुपये हो गए। तो इन तमाम चीज़ों का जो इम्पेक्ट आ रहा है वो लोग अब एहतजाज कर रहे हैं। बिजली का बिल फरवरी में 22 रुपये का था, इस महीने 60 रुपये का है। तो क्या आपके ख्याल में ये एक नॉर्मल इंक्रीज़ है? हरगिज़ नहीं, ये एक ऐसा इंक्रीज़ है। एहतजाज से आप क्या हासिल क्या करेंगे? एक मजीद हैजानी कैफियत आ रही है। क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या पहुंच नहीं रहा हुकाम बाला तक? आप अपनी बात सुनवा नहीं पा रहे, सड़क ऑलरेडी गर्म है, उसमें मजीद गर्मी का इजाफा करके आप क्या और हासिल क्या करेंगे? मैं आपसे अर्ज करूं, प्राइम मिनिस्टर साहब जब कराची तशरीफ़ लाए थे तो हमारी उनसे मुलाकात हुई थी और मैंने ख़ुद उनके सामने रखा था कि अगर बिजली के कीमतों पर तवज्जो ना दी गई तो इंडस्ट्री जो बहरान का शिकार है वो और अनकम्पिटिटिव होने के साथ साथ बंद होती चली जाएगी और ये प्रोसेस ऑलरेडी ऑन है। बेरोज़गारी अगर बढ़ेगी तो हैजान होगा माशरे के अंदर, इसका सदेबाब होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो आप हमने ये बात उस वक्त भी नोटिफाई कराई। ठीक ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की। आज हमने मीटिंग की थी। हाँ, आज हमने गवर्नर सिंध के साथ बात की है। उन्होंने ही इज़ रिटर्निंग बैक ऑन फर्स्ट और उन्होंने कहा है कि वो 2 तारीख को फेडरल गवर्नमेंट के साथ बात करेंगे और कोई हमारा नुमाइंदा उनके साथ ज्वाइन करेगा और हम ये बात उनके बार और कराने की कोशिश करेंगे। देखिए, बात क्या है, बिजली की बेसिक प्राइस क्या है? बिजली की बेसिक प्राइस है 24 रुपये जी,
और जो शाम के औकात हैं उसमें 30 रुपए। लेकिन जो बिल आ रहा है, उसमें आता हूं जरा एहतजाज के ऊपर हम रहते हैं। पहले दस्ती साहब, आपने पंजाब के अंदर बहुत अरसे से सियासी मंजरनामा देखा होगा, एहतजाज भी आपने देखे हैं। चीनी के ऊपर एहतजाज होता है, आटे के ऊपर एहतजाज होता रहा है, बिजली के बिलों पर एहतजाज होता रहा है, लोड शेडिंग पर एहतजाज होता रहा है। उस सूरत हाल को जब आप मौजूदा सूरत हाल से मवाजना करते हैं, कोई फ़र्क लगता है आपको या नहीं? सर, असल में बदकिस्मती जो है ना हमारे इस मुल्क की, वो ये है कि आपके सामने एक ऑडियो लीक हुई थी जो इमरान खान साहब की और वो मोहसिन लगारी की और शौकत तरीन साहब की हुई थी। यानी बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर जब भी कोई गवर्नमेंट चेंज होने जाती है तो वो जानबूझ के इस मुल्क के अंदर माइंस बिछा के जाती है। वो चाहती है कि मैं अगली हुकूमत के लिए इतना मैं मुश्किलात पैदा कर दूं कि मकसद उनको गालियां पड़े। यानी ये जो हमारी एक सोच थी ना आपके सामने, और बदकिस्मती से मकसद है कि, लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा ये जो हमारी पिछली ये गवर्नमेंट की है पीडीएम की, देखिए उनको पता था कि हम लोग इलेक्शन के अंदर जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जाते जाते भी उन्होंने महंगाई की है। उन्होंने अपनी जो सियासत है, सियासत को कुर्बान किए उन्होंने रियासत के ऊपर, क्योंकि जो कुछ उन्होंने पिछली पीटीआई की हुकूमत में आईएम से मुआहदे करके और उसके बाद जो उन्होंने वायलेशन की है और जाते जाते जानबूझ के उन्होंने माइंस बिछाई हैं आने वाली गवर्नमेंट के लिए। यानी ये आपके सामने था। देखिए 3.5 साल की जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, पीटीआई की गवर्नमेंट का ये हाल था कि उस दौरान बल्दियाती इलेक्शन आ गया था। आप यकीन करें उसकी कोई टिकट लेने वाला नहीं था, और इमरान खान के खुद अल्फाज से इमरान खान कहता था कि मैं पीडीएम वालों का शुक्र अदा करता हूं कि उनकी वजह से मैं जिंदा हो गया हूं। लेकिन अगर मुझे वो ना हटाते, आप वाकईतन समझते हैं कि इस वक्त पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब के हवाले से हम फिलहाल बात करना चाह रहे हैं, कराची का रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, पंजाब के अंदर जब आप ये बयानियाँ लेके जाएंगे तो लोग समझेंगे कि आप सही बात कर रहे हैं। 3.5 साल इमरान खान के, वो जेल में बैठा हुआ है, पार्टी उसकी तितर बितर हो गई है, बीच में 14 महीने पीडीएम की हुकूमत थी, आईएमएफ का नया मुआहदा पीडीएम की हुकूमत के फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है, ये पुराना मुआहदा नहीं है, उसके अंदर भी 6 महीने का डिले था। तो आप वाकईतन समझते हैं कि लोग आपकी बात में वजन समझेंगे कि बावजन बात कर रहे हैं आप? सर, मुझसे अगर आप मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी शहरी होने का अगर मैं सोचूं एज ए पाकिस्तानी शहरी, तो मैं आपको एक सिंसियरली कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ कि हमारी जो इस टाइम हालात हैं वो इलेक्शन अफोर्ड ही नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए अगर इलेक्शन हो भी गया तो क्या होगा उसके बाद वही खिचड़ी होगी, वही खींचातानी होगी, किसी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं होगी। आप देखिए, आपने ये जरूरी नहीं है कि आपने इलेक्शन कराना, नहीं, आपने सियासत, आपने रियासत को बचाना, आपने इस मुल्क को बचाना है। अगर मुल्क को बचाना है तो मैं आपको एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुहिब वतन, और मुझसे अगर आप एक शहरी होने के और इस मुल्क का एक वफादार होने का मैं अगर आपको एक अपना बताऊं, तो मेरे नज़दीक ये इतने हालात ख़राब हो चुके हैं कि ये जो अब सेटअप है, मेरे नज़दीक इसको कम से कम 1.5 साल 2 साल चलना चाहिए। क्योंकि ये जो हालात बन चुके हैं इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा सख्त फैसले करने पड़ेंगे। और कोई भी गवर्नमेंट, देखिए अगर कोई गवर्नमेंट सख्त फैसले करेगी तो उसकी जो सियासत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमने इस मुल्क को बचाना है तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सख्त फैसले करने पड़ेंगे। तो 1.5 से 2 साल आप चाहते हैं काकड़ साहब मौजूद रहें बतौर प्राइम मिनिस्टर, 1.5 से 2 साल आप चाहते हैं कि पंजाब का केयर टेकर सेटअप काम करता रहे, 1.5 से 2 साल आप चाहते हैं केपी, सिंध, बलोचिस्तान यहाँ पर ऐसा ही सेटअप रहे। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? मतलब हो सकता है मैं गलत सुन रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, इनको कोई लालच नहीं है, ये चाहेंगे मुल्क को बचाना, ये सियासत नहीं करना चाहेंगे। अब बदकिस्मती से हालात इस किस्म के हो चुके हैं कि कोई भी हुकूमत आएगी, देखिए अगर हम इलेक्शन में जाएंगे तो हम वही इमरान खान की तरह वादे करेंगे कि 100 दिन के अंदर मैं ये कर दूंगा, 1 करोड़ नौकरी लेके आऊंगा। अगर हम ये नारे नहीं देंगे तो हमें वोट नहीं मिलेंगे। जो भी पार्टी जाएगी इलेक्शन के अंदर उसको ख्वाब दिखाने पड़ेंगे अवाम को, लेकिन हम वो पूरा नहीं कर सकेंगे। जब हम मुंतखब होंगे तो हमें, अगर हम पूरा करेंगे तो हमारी रियासत नहीं बचेगी। अच्छा, मैं अगर शरीक गुफ्तगू होता तो मैं आपसे इसके ऊपर बड़ी लंबी बहस करता, लेकिन चूंकि मैं होस्ट हूं तो लिहाजा मुझे अपने व्यूज़ को ज़रा परे रख के
जाना होगा खुर्रम साहब के पास, उनसे पूछ लेते हैं कि उनका नुक्ता नज़र पहले तो इस पे ले लें कि अभी दस्ती साहब जो फरमा रहे थे कि इलेक्शन के लिए माहौल मुवाफिक नहीं है। इधर से हम सुप्रीम कोर्ट की बात सुनते हैं जिसके अंदर जज साहबान तो 14 मई 2023 जो गुजरी हुई डेट है वो कह रहे हैं कि हमने पंजाब के इंतखाबात तब्दील नहीं करने, और हाई साहब तो कह रहे हैं कि जी 1.5-2 साल ऐसे ही चलने दें। योर पॉइंट ऑफ व्यू खुर्रम साहब? जी, हमारी तो ये तवक्को है और पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन अपनी हल्का बंदियां मुकम्मल करे, क्योंकि वो भी जमहूरियत का हिस्सा है कि हर ज़िले की, हर शहर की, हर गांव की दुरुस्त नुमाइंदगी होनी चाहिए सूबाई और कौमी असम्बलियों में, और उसके फौरन बाद जो गालिबन सबसे जो टाइम लिमिटेड है वो 54 दिन चाहिए इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात करवाने के लिए। तो वो फरवरी की डेडलाइन है और हमारी ये पूरी तवक्को है कि फरवरी में इंतखाबात होंगे ताकि इंतखाबात होते ही कौमी और सूबाई असम्बलियां आपकी तवक्को है या आपका इसरार है? दोनों में फर्क है ना, तवक्को है या इसरार है आपका? हमारा इसरार है जी कि ये एक हल्का बंदियां और नए मर्दमशुमारी भी जमहूरियत का हिस्सा है, लेकिन उसको एक लामहदूद ताखीर की बुनियाद नहीं बनाया जा सकता। आईनी जिम्मेदारियां पूरी करें, नई मर्दमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियां करें, उसके तहत इंतखाबात करवाएं ताकि फिर जो अगली आईनी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी हो सकें। ज़रा मैं वापस आऊँगा क्योंकि दस्ती साहब ने काफ़ी एक पेंडोरा बॉक्स खोला है डिस्कशन के हवाले से, उसके ऊपर हम वापस आना चाहेंगे। लेकिन मैं तो समझता हूं कि सबसे ज़्यादा तो नून लीग चाहती है कि इलेक्शन ना हो। नून लीग चाहती है इलेक्शन ना हो? सर देखिए ना, जाते जाते, लेकिन ये चीज़ है, मैं क्रेडिट देता हूँ कि जाते जाते जब इनकी गवर्नमेंट खत्म हो रही थी तब भी ये एक हाथ से आप क्रेडिट दे रहे हैं, दूसरे हाथ से आप उनको फेंटी लगा रहे हैं। नहीं, देखिए ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इन्होंने अपनी सियासत, इनने रियासत, मुकम्मल मैं ये क्रेडिट देना चाह रहा हूँ कि इन लोगों ने, देखिए जब ये इलेक्शन में इन्हें पता था कि हमारी गवर्नमेंट खत्म होने वाली है तो ये इमरान खान की तरफ ये भी कर सकते थे कि ये कीमतों को बरकरार रखते या नीचे करके जाते, लेकिन नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं किया। देखिए अब ये लोग, अगर मैं इनको बिल्कुल न्यूट्रल एज तजिया बढ़ाऊँ, क्योंकि इस टाइम जो महंगाई है, इस महंगाई का सारा मूरद इल्ज़ाम अवाम खड़ी करती है नून लीग को, और इस टाइम पीपल्स पार्टी ने बड़ी ही इंटेलिजेंटली, वो लोग सामने भी नहीं आए, उन्होंने ख़राब किया नून लीग वालों को, क्योंकि वो यही कहते थे भाई हम तो नहीं है, असल हुकूमत तो प्राइम मिनिस्टर तो है शहबाज शरीफ, नून लीग वाले हैं, इसमें हमारा क्या है, जब हम लोग आएंगे तो हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। इस टाइम मैं समझता हूँ कि नून लीग भी यही चाहती है कि जितना ज़्यादा डिले हो इलेक्शन, वो होना चाहिए। जी, अब आप खुर्रम साहब रिस्पॉन्ड कर ले, तारिक साहब का उसमें जा रहा हूँ एहतजाज के हवाले से, क्योंकि अभी साहब जो है ना आपकी पार्टी की पॉलिसी की नुमाइंदगी ज़्यादा कर रहे हैं। जी नहीं, मैं तो बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि इंतखाबात इंशाअल्लाह फरवरी में होंगे, ये हमारा इसरार है। आइन बहरहाल हमें उसके तहत चलना है, और एक लामहदूद जो ताखीर है वो किसी भी तरह पाकिस्तान की मईशत के लिए, जमहूरियत के लिए, खारजा पॉलिसी के लिए दुरुस्त नहीं है। ये जो डिले है कुछ चंद महीनों का, वो फरवरी तक जो जा रहा है, वो तो बहुत एक हमारे पास उसकी आईनी बुनियाद मौजूद है, और उसको आज हम जिस मुआशी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, इसकी कोई मंतकी बुनियाद नहीं है तलत साहब। जिस मुल्क में अभी जुलाई में 5.1 बिलियन डॉलर का इनफ्लो हुआ हो, वहां ये डॉलर के मामले में पैनिक क्यों है? लेकिन वो पैनिक है और अपनी जगह पर मौजूद है। तो लिहाजा वो जो मंतकी सोच है वो तो नहीं कहती कि मुल्क में कोई बहरान होना चाहिए, लेकिन है। तो लिहाजा ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, इसलिए भी जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सितंबर के आखिर से पहले अपनी अनाउंस जो डेट है इलेक्शन की वो कर दे, ताकि सबको मालूम हो कि अब इंतखाबात होने जा रहे हैं। ठीक, तारिक साहब, हर एहतजाज का एक ऑडियंस होता है, आप किसी न किसी को एहतजाज के जरिए पटिशन कर रहे होते हैं। अभी आपने फरमाया कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से आपकी मुलाकात हुई, फिर आपने गवर्नर साहब से मुलाकात का जिक्र किया। बुनियादी तौर पर तो इनके इख्तियारात बहुत महदूद हैं, ये तो कुछ कर नहीं सकते, बज़ाहिर तो आपकी बात सुन लेंगे। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप एहतजाज करते हैं, सड़क गर्म कर रहे हैं कल, तो आपका ऑडियंस कौन है, आप किसको पैगाम भिजवा रहे हैं? क्योंकि जिनको पैगाम भिजवा रहे हैं, जो गवर्नर साहब हैं या केयर टेकर सेटअप है, उनके हाथ में तो कुछ नहीं है।
देखिए हुकूमत वक्त है वो, हम और किसके पास जा सकते हैं सिवाय हुकूमत वक्त के। आप मेरी बात जरा गौर फरमाएं कि 60 रुपए का अगर यूनिट हो और एक गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह 35,000 रुपये हो और उसके घर का बिजली बिल 200 और 300 के दरमियान में आता हो, तो 15 से 18,000 रुपये महीना उसका बिजली का बिल हो जाएगा। तो जिस आदमी की 35,000 रुपये तनख्वाह है, अगर वो इस फिगर में अपने एनर्जी कॉस्ट के बिल से खेल रहा है, तो फिर वो अपने बच्चों की तालीम, अपने घर का खाना पीना, घर का किराया, अपनी कन्वेंस, वो उसमें कैसे मेंटेन करेगा। हमें हकीकत पसंदी से देखना चाहिए कि लोग तंगदस्त हो गए हैं। लोगों ये जो एहतजाज हो रहा है, ये दिस इज़ नॉट फॉर द हेक ऑफ इट। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि लोग परेशान हैं, लोगों की बाइंग पावर कम हो गई है, लोग तंग हो गए हैं अपने इस खर्चों से। और जब मैं आपसे अभी मैंने अर्ज़ किया कि 24 रुपए की बिजली है और वो 60 रुपए की चार्ज हो रही है, तो कम अज़ कम हम इस 32-26 रुपए के वेरिएबल को स्टडी तो कर सकते हैं कि ये कौन से फैक्टर हैं जो 24 की जगह 60 रुपए लग रहे हैं। हम उसको स्टडी करें, उसके अंदर कोई गुंजाइश हो। देखिए सेल्स टैक्स लगता है, सेल्स टैक्स हर वैल्यू पे जिस पे आपने बिल किया उस पे लगता है। अब अगर 24 रुपए पे लग रहा है 18% के हिसाब से, और अगर वो 50 रुपए पे लग रहा है, तो टैक्सेस की अमाउंट तो आपकी कोर डिमांड क्या है एहतजाज में? जो बुनियादी मुतालबा है आपका क्या है? इस एहतजाज में बुनियादी मुतालबा क्या है? हमारा बुनियादी मुतालबा ये है कि वे आउट ढूंढा जाए कि हाउ वी कैन कट डाउन। देखिए मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा, इस कीमत की वजह से इंडस्ट्री भी बहरान का शिकार हो चुकी है। इस कीमत पे एक्सपोर्ट करना, अपने कंपटीटरों के दामों में माल बेचना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। हमारी एक्सपोर्ट, ये तो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि 10% गिर रही है हर महीने। तो अगर हमारी एक्सपोर्ट गिर रही है और हम उसका कोई मदावा नहीं करते, तो आप मुझे खुद बताएं कि माशी बहरान कैसे पूरा होगा। ठीक है, अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा, तो हाउ विल वी रीपे। ठीक है, बड़ा आसान हिसाब है। अगर हम कारोबार नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। जी जी खुरम साहब, टू यू एंड देन आई विल कम टू दस्ती साहब। गो अहेड खुरम साहब। जी मेरी सिर्फ ये अर्ज है, तो मैंने कहा कि मंतक नहीं बनती। पिछले माली साल के 12 महीनों में से 8 महीने करंट अकाउंट डेफिसिट मुस्तकिल कम हो रहा था, और माली साल खत्म होने से पहले करंट अकाउंट डेफिसिट पॉजिटिव हो गया। उसके बावजूद पाकिस्तान में डॉलर की तलब कम नहीं हुई। इसी तरह से मैंने कहा कि जी इनफ्लोज नहीं थे, IMF का एग्रीमेंट नहीं था। जब IMF एग्रीमेंट हो गया, 5.1 अरब डॉलर के इनफ्लोज सिर्फ जुलाई का महीने में आए, जो पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड है कि एक महीने में इतना इनफ्लो नहीं हुआ। उसके बावजूद जो इशू है वो अपनी जगह पर कायम है। और ये एक्सपोर्टर्स के जो मामलात हैं, ठीक है, उनकी डिमांड भी जायज है, लेकिन अगर डिवैल्यूएशन हो रही है तो फिर उस तरह उनको कंपैरेटिवनेस में, जो कि IMF का आर्गुमेंट है कि जब डिवैल्यूएशन होती है तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ज्यादा कंपैरेटिव होनी चाहिए, दुनिया के मुकाबले में सस्ती होनी चाहिए, लेकिन यहाँ वो भी हमें देखने में नहीं नजर आ रहा। लेकिन हमारी जो डिवैल्यूएशन है वो तो IMF की तवक्कुआत से भी आगे चली गई है। ये कोई कुदरती डिवैल्यूएशन नहीं है, पॉलिसी ड्रिवन डिवैल्यूएशन नहीं है। वो तो IMF भी हैरान है कितनी डिवैल्यूएशन कैसे होगी भाई। जी हमें यही सवाल कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर के सट्टाबाजों से करना है। ये भी चेक करना है कि जी क्या जो अफगानिस्तान में हमारे आउटफ्लोज हो रहे हैं वो उनको कोई हुकूमत चेक कर सकती है, नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी कोई मंतकी वजह नहीं है कि पाकिस्तान में जो मुस्तकिल डिवैल्यूएशन हो रही है, और डिवैल्यूएशन जो है वही असल में बुनियादी वजह है कि फिर हमें पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं, फिर हमें बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं, बिकॉज रुपए की कीमत के ऊपर जो है एक देयर इज अ रन ऑन पाक रुपी जिसकी कोई बनतक नहीं है। ठीक है, अच्छा मुझे एक ब्रेक में जाने दीजिए। ब्रेक के बाद मैं दस्ती साहब के पास वापस आऊँगा बड़ा स्पेसिफिक सवाल लेके, और सवाल छोड़ा जाता हूँ उनके लिए कि सारी दुनिया के अंदर जो सियासी मंतक है वो यही है कि अगर आपने किसी बहरान को डील करना है तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट नहीं करते हैं, आप तवील मुद्दत इंगेजमेंट करते हैं, अरेंजमेंट्स उसके लिए करते हैं। इंतखाबात सिर्फ क्या इस वजह से पोस्टपोन कर दिए जाएं कि नून लीग हार जाएगी, या इस्तेहकाम पार्टी तैयार नहीं है, या पीपल्स पार्टी अपने कार्ड कैसे खेलेगी,
और फिर अगर हमने करना है ऐसा काम तो इसको सस्टेन हम कैसे करेंगे? ज़ाहिर है आइन है, कानून है, जुडिशरी मौजूद है और सियासी जमातों ने इंतखाबात के ऊपर नज़र भी लगाई है। तो इनसे हम ये भी सवाल करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। रसीद साहब ज़रा इसका जवाब दीजिएगा, मैं सवाल छोड़ के गया था। गैर यकीनी सूरत हाल को हम तवालत नहीं दे सकते, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है इंटरम का, इसको आप 1.5 साल चलाएंगे तो और तबाही होगी। एक्चुअली मैं शायद समझा नहीं सक रहा, या मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर इलेक्शन के बाद बहरान आ गया इस मुल्क के अंदर, आप थोड़ा सा सियासी माहौल को देखें कि इस टाइम क्या हालात हैं आपके पास। यानी इस टाइम जो हालात हैं, पीटीआई के हालात आपके सामने हैं, नून लीग के हालात आपके सामने, पीपल्स पार्टी के हालात आपके सामने, आईपीपी के आपके सामने। मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन जो है, ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इसका हल बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैं एज ए मुहिब वतन शहरी में एक बात करूँ, मैं सियासत को बिल्कुल नहीं करा। अगर मैं सियासत के तौर पे करता तो मैं शायद वही बात करता जो खुर्रम दस्तगीर साहब कर रहे हैं, लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब के दिल में भी यही बात होगी जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो कर नहीं रहे। खैर, सियासत है। लेकिन आप यकीन करें, ये जो हालात है ना, ये जो आप बता रहे थे चीज़ें खुर्रम दस्तगीर साहब, देखिए ये चीज़ें कौन करेगा? इन चीज़ों को करने के लिए मैं समझता हूँ कि अब हालात जो है ना, अब हमको सियासत नहीं, हमें रियासत को बचाना है। और रियासत बचाने के लिए तारुल कादरी साहब का नारा होता था, भाई साहब तारुल कादरी साहब जो कनाडा से लाए गए थे ना, तो उनका नारा होता था रियासत को बचाएं। सर है भी ऐसे, आप हालात तो देख लें आप। यानी क्या हालात है? मतलब ये कि अगर कोलिशन हुकूमत आ गई तो क्या मसला हो गया? इमरान खान की भी कोलिशन हुकूमत थी, पीडीएम की भी कोलिशन हुकूमत थी। अभी आपने पीडीएम को देखे कितने कॉम्प्लीमेंट्स दिए कि उन्होंने रियासत के लिए क्या क्या काम किया, कोलिशन हुकूमत ने किया। तो एक और कोलिशन हुकूमत आ जाएगी तो क्या मसला हो जाएगा? सर फिर वही देखिए, यानी ये सख्त फैसले जो है ना अब आपके सामने, जो पिछली गवर्नमेंट में उसमें उस तरीके से एहतसाब नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए। यानी उस टाइम पीडीएम थी और इनके इतने ज़्यादा मसाइल थे कि शहबाज शरीफ के हाथ बंधे हुए थे, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो ना चाहते हुए भी उन्हें मजबूरन आंखें बंद करनी पड़ गई हैं अगेंस्ट करप्शन। क्योंकि अगर वो बोलते थे तो इनका पीडीएम ख़त्म होता था, इनका इत्तेहाद ख़त्म होता था, इनकी हुकूमत ख़त्म होती थी। देखिए अब जो हालात है ना, वो इस चीज़ के मुतकादी हैं कि इस मुल्क के अंदर एक इंतहाई, सर इस मुल्क में पैसा बिल्कुल, आप कहते हैं ना नहीं है, पैसा बहुत है। मैं कह रहा हूँ जी, यहाँ पे लोगों के क्या तय खाने क्या कहते हैं जो नीचे होते हैं इनके, वो भरे पड़े हैं डॉलर से, सोने के अंदर। तो मकसद ये है कि अगर हम सही तरीके से थोड़ा सा सीरियस हो के अगर हम एक करें, एहतसाब शुरू करें, तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क की आवाम के पास अरबों डॉलर पड़े, अरबों डॉलर। ज़बरदस्त, आप दिलचस्प आपने एक जाविया लिया है, तो मैं ज़रा आपसे चलते चलते दिलचस्पी का उनसे बढ़ा देता हूँ। ये फैसला कि हमने ये 1.5 साल में तहखानों से और बेसमेंट्स में से डॉलर और छुपा हुआ सोना निकालना, ये किसने करना है? काकड़ साहब ने करना है? जनरल आसिम मुनीर ने करना है? जनरल नदीम अंजुम ने करना है? किसने करना है? जिनको लालच नहीं है, जिनको ये नाम ले देना, आप बताएं ना, आप नाम ले किसको लालच नहीं। मसलिहत पसंद, सर मैं चाहे मैं हूँ, चाहे नून लीग है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे पीटीआई है, देखिए हम सब लोग अपनी सियासत को बचाने के लिए हम मसलिहतन हम आंखें बंद कर लेते हैं। सो आप ये फरमा रहे हैं कि सियासी डायलॉग करके ये तय कर लें कि इंतखाबात 2 साल तक ना करवाए जाए और क्लेंजिंग की जाए और उसके बाद फिर ये इंतखाबात का मामला। वो तो मेरा नहीं ख्याल कोई सियासी पार्टी करेगी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपने इस मुल्क को बचाना है तो मेरे नज़दीक तो एक ही रास्ता है। ठीक, लेट मी हियर फ्रॉम तारिक यूसुफ साहब। तारिक साहब, जाहिर है आप सदर हैं कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, अमूमन पॉलिटिक्स से परे रहते हैं, लेकिन हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो ये जो आर्गूमेंट है कि इंतखाबात मौखर कर दें तो हालात ठीक होंगे, दूसरा आर्गूमेंट ये है कि जल्दी करवाएं और जान छुड़वाएं, जो मेरा आर्गूमेंट रहा है, आप किस तरफ हैं इस आर्गूमेंट में? देखिए, अभी हमारे डिस्कशन में जितनी भी बातें हुई, उसमें जो बातें मैंने की ना, हमारे साथियों ने उसमें ज्वाइन नहीं किया। तो हमारा उसमें किसी ने मेरे साथ ये शेयर नहीं किया कि इकोनॉमिकली क्या हो रहा है। मैं इसी तरह मैं भी माजरत चाहूँगा कि ये जो पॉलिटिकल स्फेयर है, इसकी जो कंसिडरेशंस हैं, इसकी जो पॉलिसीज़ हैं,
वो दैट इज बियॉन्ड माय परव्यू। चले मुझे सवाल रिफ्रेश करने दीजिए। आई अंडरस्टैंड जो आपने खुद अपने लिए एक लिमिटेशंस क्रिएट की हुई है, आई रिस्पेक्ट दैट। रिफ्रेश करने दीजिए, गैर यकीनी की सूरत हाल जो है, क्या इससे असर पड़ रहा है मार्केट पर, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के ऊपर? यस, यकीनन। ये तो मैं समझता हूँ कि किसी छोटे से घर में भी अगर यकीनी की कैफियत हो तो वो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। ये जो एक अनसर्टेनिटी हमारे यहाँ एक क्लाउड 1.5-2 साल से चल रहा है, सुबह क्या होगा आप खुद देखें। मैंने आपसे पहले अर्ज किया, अगर डॉलर चढ़ रहा है तो एक अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है, डॉलर नहीं मिल रहा है एक अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है। ऑल दीज फैक्टर्स आर अनसर्टेनिटी। ठीक है खुर्रम साहब, टुवर्ड्स द एंड किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट है। आपके दिल की बात की नुमाइंदगी की, वो कह रहे हैं कि आप सियासी मसलहत की बुनियाद पर ये बात नहीं कर रहे, तो ज़रा बता दें, दोबारा से दोहरा दें कि गैर यकीनी की कैफियत इंतखाबात के बाद ख़त्म हो जाएगी या बढ़ जाएगी? योर टेक। जी, इंतखाबात इंशाल्लाह होंगे, और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून का और नवाज शरीफ का रिकॉर्ड ही है कि 2013 में भी लोग भूल गए हैं कि हमें 25% इन्फ्लेशन मिली थी, तो उसको हमने कंट्रोल किया, और 2018 में जब मुद्दत मुकम्मल की तो 3.4% इन्फ्लेशन थी, 1% फूड इन्फ्लेशन थी। तो महंगाई कंट्रोल करने का रिकॉर्ड, दहशतगर्दी कंट्रोल करने का रिकॉर्ड, कराची को पुरअमन करने का रिकॉर्ड, मुल्क में सीपेक लाने का रिकॉर्ड, वो नवाज शरीफ का है। तो हमारा तो रिकॉर्ड ऐसा है जिसकी बुनियाद पर हम पाकिस्तान के अवाम के पास जा सकते हैं। जो पिछले 15 महीने 15 जमातों की हुकूमत रही है, वो सब जमातों को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। वो हजार कहें कि जी हम नहीं थे, लेकिन वो हिस्सा थे जब भी ये सारे सख्त मुश्किल फैसले किए गए। और आने वाले दिनों में जो IMF के साथ मामलात हैं, वो आपके हाथ बांधने वाले हैं। हुकूमत को सिर्फ इस वक्त फोकस वो यही है कि पाकिस्तान की मार्केट को ये यकीन दिलाना है कि डॉलर कम नहीं हो रहे। उसका जो भी तरीका है वो उसको इख्तियार करना पड़ेगा। उसके अलावा तो अगर डॉलर इसी तरह बढ़ता रहा और पाकिस्तानी रुपए की कीमत गिरती रही तो पाकिस्तान में हर किस्म के बहरान पैदा हों। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में डॉलर को जो पकड़ने वाले थे मलिक बोस्तान साहब, उनसे पूछेंगे कि डॉलर उनसे क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। डॉलर ने रुपए को ऐसी फेंटी लगाई है कि 14 तबक रोशन हो गए। अब तो परेशानी ये है कि अगर आपने रुपए में अपने असासे रखे, अगर आपके असासे बच गए हैं तो वो उन असासों का होगा क्या। जब रुपए पर ऐसा दबाव आता है तो फिर गोल्ड रश भी शुरू हो जाता है। तो गोल्ड की कीमतें भी अगर आप देख लें तो वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। रिकॉर्ड तोड़ने में शायद 200 रुपये रह गए थे जब मैंने लास्ट चेक किया था। तो ज़रा मलिक बोस्तान साहब से पूछते हैं, चेयरमैन करेंसी एक्सचेंज एसोसिएशन। मलिक साहब, आपसे जब भी हमने बात की आपने हमेशा हमें बड़ी मुस्बत बातें बताई। मैंने 2-3 प्रोग्राम किए। आपने एक प्रोग्राम में ये भी कहा कि अगर आपको खुला हाथ दे दिया जाए तो महीने में शायद आपने बताया था कि 1 या 2 बिलियन डॉलर्स तो आप अरेंज करके दे सकते हैं। अब तो हालात क्यों ख़राब हो गए हैं आपके इतने मुसम्मम इरादे और इतने बड़े वादों के बावजूद? बस IMF से ये जो मायदा था ये हमारे गले का फंदा बन गया। इसमें इन्होंने एक बड़ी कड़ी शर्त रख दी है कि जितने भी इंटर बैंक का रेट है वो मार्केट को फॉलो करेगा। हालांकि मार्केट का वॉल्यूम 5 से 10% है और 90% तो इन आउट सिर्फ कमर्शियल बैंकों में होती हैं। अब ये वायदा ऐसा मायदा, जब से ये मायदा अनाउंस हुआ है और साइन हुए हैं, उसके बाद डॉलर मुसलसल जो कि हम 270 रुपये पे ले गए थे, वापस जंप करता हुआ दूसरे दिन ही इस मायदे के बाद 15 रुपये का इजाफा हुआ, फिर 2 रुपये अब डेली हो रहे हैं। अब बढ़ते बढ़ते 306 पे तो इंटर बैंक में, अगर फ्री मार्केट में 320 से ऊपर चला गया। तो ये एक खौफ है, पैनिक की फजा क्रिएट की गई है। और कल शमशाद साहब जो वज़ीर ख़जाना है, उन्होंने बड़ा कहा कि मुझे नहीं पता था कि इतने गमगीर हालात हैं, और वरना मैं ये चार्ज ही ना लेती। और अंदर से मुझे नहीं पता था कि इतने फाल है, इतने गड़े खोदे हुए हैं कि उनको फिल करने के लिए बड़ा टाइम चाहिए। तो उनकी ये स्टेटमेंट ने उनको दूसरे लफ्ज़ों में हाथ पाँव उन्होंने फूल गए और हाथ पाँव छोड़ दिए। उससे भी बड़ा फ़र्क आया मार्केट में। तो लेकिन ये ऐसी कोई बात नहीं है, वक्ती तौर पर डिमांड ज़रूर आई है। और डिमांड की वजह भी IMF का मैदा है, क्योंकि आपने गैर एलानिया जो इम्पोर्ट पे पाबंदी थी वो हटा दी। आपने जो फॉरेनर का इन्वेस्टर का पैसा था उनको ले जाने की इजाज़त दे दी। 4000 कंटेनर 4 अरब डॉलर के जो सी पोर्ट पे 2 साल से खड़े थे उनको इजाज़त दे दी। तो अब शिपिंग कंपनियां, ट्रैवल कंपनी जो पैसे थे बाहर, लेकिन बोस्तान साहब हमने बिजनेस भी तो करना है ना। आपने इंपोर्ट भी नेसेसरी गुड्स की आपने करनी है
और आपने कंटेनर को भी क्लियर करना है, आपने लोगों की तनख्वाहें भी देनी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना तमाम चीज़ें जो है आप अपने ख़जाने में रख लें और कह देंगे हमारे पास डॉलर बढ़े हैं, तो सारा बटा बैठ जाएगा। वैसे तो कुछ ये तो करना ही था हमें कि नहीं? देखो देखो ये जो कंटेनर आए हैं ये तो पाकिस्तान की मैशत को छुड़ा घोंपा गया है, बगैर एलसी के आए हैं और बगैर बताए आए हैं। एलसी से अगर कोई चीज़ आती है तो आपको पता होता है कि आपके इतने डॉलर हैं, आप एलसी अलाउ करें या ना करें। जब 7 अरब डॉलर का सामान खरीद के पोर्ट पे खड़ा कर दें और फिर ब्लैकमेल करें, फिर बैंकों का गिरव करें, स्टेट बैंक का गिरव करें, फिर स्टेट बैंक को इन्होंने कहा जी हम अपने सोर्स से डॉलर लेके आएंगे। इनके कोई बाग तो थे ही नहीं कि इन्होंने क्या किया, हवाला मार्केट से खरीदना शुरू। उसका नतीजा क्या निकला, हमारी 4 अरब डॉलर की वर्कर रेमिटेंस कम हो गई। तो ये इसकी वजह से हुकूमत को मजबूर हो के फिर तो पाबंदी लगानी, नहीं जी आप बाहर से नहीं खरीदें, आप इंटर बैंक से खरीदें। तो ये अब चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं और इसको अगर लाइन वाइज किया जाता तो इतना मुश्किल सूरत हाल का सामना ना। ये डॉलर खरीद कौन रहा है? अभी हमारी एक्सपोर्ट तो अभी मैं प्रोग्राम के पहले से बात करते सट्टा हो रहा है, ये हमें बताया ना, ये कर कौन रहा है? देखो ये बैंकों ने कार्टेल बना लिया है इंपोर्टर के साथ मिलके, और इंपोर्टर माफिया जो है वो बड़े जो हैं वो बड़े जो जितने भी डीलर हैं, बड़े जो इंपोर्टर हैं, वो उन्होंने अपने एलसी उनकी खो रही है और छोटे इंपोर्टर की एलसी नहीं खो रही, और उसके लिए अंडर टेबल डील हो रही है। ये बात मैंने स्टेट बैंक को भी बताई है, आप इसको डिजिटलाइज कर दें, जो भी फर्स्ट कम फर्स्ट वाला कंप्यूटराइज इनको एलसियाँ खोली जाएँ, ताकि बड़े जो इंपोर्टर हैं वो जब मनमानी करते हैं, उनकी जो एलसियाँ जब फिर महंगे दामों में बाजार में चीज़ें बेच रही हैं, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। बिजली का देख लेना, बिजली का बिल लोग अदा करने बिलों को जला रहे हैं, और ये तो ऐसा लगता है कि इकानमी को खुदा न खास्ता जला दे पाकिस्तान के दुश्मन। इसी तो बड़े बैंक और बड़ा इंपोर्टर ये मिले हुए हैं आपस में? ये बिल्कुल माफिया बन गई है, और स्मगलिंग इतनी ज़्यादा है कि मैंने आला हुकाम को बताया, जितनी भी बड़ी एक्सचेंज कंपनी है, मनी चेंजरों की मार्केटें हैं, जो कि सबको पता है कहाँ कहाँ बड़ी बड़ी मनी, वहाँ बाहर जो है ख़ास तौर पर इस्लामाबाद पिंडी में तो बहुत ज़्यादा ये बाहर के डॉलर के स्मगलर आते हैं, ब्लैक मार्केट वाले, वो पूरी पूरी वैन भर के लाते हैं और वहाँ बाहर आवाज़ें लगाते हैं बाकायदा सब्ज़ी वालों की तरह, आप हमसे रियाल इतने में महंगा ले लें, आप डॉलर इतना महंगा ले लें। तो हमारा इस ऐसे मुल्क में क्या हाल बनेगा? हमारी करेंसी इतनी भी यारों मददगार हो गई है कि हमारी एजेंसियाँ जो हैं, हमारी जो वो इसको काबू नहीं पा रही। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि आप इसको बड़े जो है जितने भी लोग उन्होंने ट्रैवल एजेंसियाँ खोली हैं, जितने भी हवाला मार्केट वाले हैं, ब्लैक मार्केट वाले हैं, और वो अपने बंदों को फिर घेर के वहाँ ले जाते हैं और वहाँ से पैसे उनको पे करते हैं। और वो FIA ने रेड भी किया, कुछ बंदे पकड़े भी गए हैं, लेकिन बड़े मगरमच्छ जो हाथ से निकल गए, वो दूसरे दिन जमानत करके आ गए, उनको जो है खौफ ही नहीं। फिर दूसरे दिन आके खड़े हो गए और फिर आवाज़ें लगा के कस्टमर को अपने। तो अगर आपको शमशाद अख्तर साहिबा को कोई प्रोग्राम के तवसत कोई पैगाम देना हो तो वो क्या होगा इस वक्त? क्या 1-2 काम करें वो? मैं देखो शमशाद बेगम जो है स्टेट बैंक की जब गवर्नर थी, हमारी उनसे मीटिंग होती बड़ी, यानी कि उनको सेंस है और इकनॉमी का बड़ा नॉलेज है, और वो अगर इस तरह के बयान देगी कि मैं अगर पता होता तो मैं चार्ज नहीं लेती हूँ, वो इस वक्त लीड कर रही है पूरे ख़जाने की, अल्लाह ने उनको पाकिस्तान का अमीन बनाया, तो वो हिम्मत करें और कोई ऐसी तजावीज़ लेके आएँ ताकि पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकले, एक्सपोर्ट को बढ़ाई जाए। वैल्यू एडेड हम नहीं आएंगे, प्रोडक्शन में नहीं आएंगे, एक्सपोर्ट कमज़ोर होगी तो मुल्क कमज़ोर होगा और दुनिया में हम अकेले रह गए। इस वक्त जितने भी एग्रीकल्चर है उसको हम बूस्ट कर सकते हैं, IT है उसको कर सकते, पूरी दुनिया में स्किल्ड लेबर की, स्किल्ड वर्कर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 5 लाख सिर्फ जापान को चाहिए, 5 लाख कनाडा के, इस तरह तमाम 20-50 लाख की, यानी जो उनके करने वाले काम है वो करें। और आपके ख्याल में बहरान जो है ये वक्ती है या ये तवील मुद्दत भी हो सकता है? नहीं वक्ती है, अल्लाह का शुक्र है। पाकिस्तान हमेशा मुश्किल से मुश्किल वक्त में निकले। सबसे मुश्किल वक्त तो 98 था, उससे पहले जो है 1971 था, जब पाकिस्तान 2 हिस्से हो गया और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया था उस वक्त, और पाकिस्तान के इससे भी बुरे हालात थे उस वक्त। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने जितने भी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बढ़ाई और जितने भी सरबराह मुलाकात आए गए इस्लामी दुनिया के, उनको कहा कि आप हमारे लोगों को वीज़ा दें ताकि हम अपने पाँव में खड़े हो जाएं। उन्होंने 50 लाख लोगों को बाहर भेजा। आज उन्हीं लोगों के मरोने में तो आपका ख्याल है कि इतनी मायूसी की बात नहीं है, लेकिन जाहिर है जो तारीखी हवाले दे रहे हैं उसके नहीं कोई मायूस होना तो गुनाह है, कुफ्र है इस्लाम में। हम लोग इंशाल्लाह पाकिस्तान, लेकिन मसाइल का हल ना करना भी तो गुनाह है ना। और ये तो नहीं हो सकता कि मसाइल का हल ना करें तो हम कहें कि हम बड़ी कोई नेकियां कमा रहे हैं। बिल्कुल बजा फरमाया। आप देखें बिजली का लोगों का पूरा बोझ जो है, जितनी बिजली चोरी हो रही है, लाइन लॉसेज 40% है। और
मैं आपको बताता 40 करोड़ यूनिट वापटा के मुलाजमीन को फ्री दी जाती है, 33 करोड़। जी बिल्कुल, ये आदाद शुमार हम पेश करते रहते हैं, लेकिन आपसे हमने जो करेंसी की बात की वो बात समझने की आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।